अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके कंटेंट्स हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि हमने पढ़नी है। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं और फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो अब स्टूडेंट्स हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और जो चार्जेस हैं वो उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ये हमारे पास रेडियस है, ये सेंटर है और ये रेडियस है कैपिटल आर। इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इनसाइड कुछ भी मौजूद नहीं है, किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो इस ये अंदर से खोखला है, हॉलो है, बिल्कुल इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है और जितने भी चार्जेस हैं ये सारे आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसकी सरफेस के ऊपर। So consider a hollow conducting sphere of radius r having uniform distribution of charges on it. तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जो सबसे पहला स्टेप है उसके अंदर हम अज्यूम करते हैं एक गॉसियन सरफेस और वो पॉइंट जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए। तो यहां पर भी हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे और गॉसियन सरफेस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के बाद फाइनली हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करके तो फिर हम फाइंड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज फाइंड करना पड़ता है। तो अब स्टूडेंट्स इन ही स्टेप्स को हम यहां पर फॉलो करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है P। इस पॉइंट P के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r प्राइम इनसाइड द hollow charge sphere such that it passes through the point P at which the electric field intensity is to be calculated। ये है पॉइंट P। हमने इस पॉइंट P के अराउंड ये एक गॉसियन सरफेस अज्यूम की है और ये जो गॉसियन सरफेस है ये भी स्फीयर की फॉर्म में है और इसका रेडियस है r प्राइम। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो फ्लक्स का फार्मूला आप सब जानते हैं, phi equals to E vector dot A vector। दिस इज द टोटल फ्लक्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस और हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इससे पहले और मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखी थी phi E equals to Q divided by epsilon naught where Q is the total charge inside the Gaussian surface। तो अब हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने जो ये स्फीयर लिया है इसके बारे में ये कहा था कि चार्जेस तो इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसके इनसाइड किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो गॉसियन सरफेस भी तो हमने इनसाइड ली है, तो इट मींस कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर किसी भी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। So we can write, since the charge enclosed by the Gaussian surface is zero, so the Gauss's law becomes phi E equals to 0। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों की लेफ्ट साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो फिर हम राइट साइड्स को भी इक्वल कर देते हैं। So comparing equation 1 and equation 2 results 0 equals to E vector dot A vector। तो स्टूडेंट्स हमें तो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो अब हम इस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। और अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पर एरिया आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एरिया इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन रिजल्ट जो है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो है। तो हम ये कहते हैं कि सिंस एरिया जीरो नहीं हो सकता, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो नेक्स्ट ये एप्लीकेशन आप देख चुके हैं। इससे अब हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? इससे हम कंक्लूजन में ये निकाल रहे हैं कि चार्जेस सारे आउटसाइड द सरफेस ऑन द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके इंटीरियर के अंदर इनसाइड कोई भी मेटल कंडक्टर प्लेस कर दें, इस हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड अगर हम कोई भी चीज प्लेस कर दें, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करेगा। सो इनसाइड ये जो रीजन है ये सारा चार्ज फ्री या फील्ड फ्री रीजन है। Thus, the interior of the hollow charged metal sphere is a field-free region. Therefore, any apparatus placed within a metal enclosure is shielded from the electric field. तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एंड इट्स द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास शीट ऑफ चार्ज है और इसके ऊपर ये आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरीवेयर। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगेन से आप अभी भी प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का मेथड, कि सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है और वो पॉइंट जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड आना चाहिए या गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स फाइंड करने के बाद गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं और टोटल चार्ज फाइंड करके हम उस गॉसेस लॉ के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, एंड देन वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स अब चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो अब हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर हम टोटल चार्ज फाइंड डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो फिर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। सो वी हैव टू फाइंड द चार्ज पर यूनिट एरिया। लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये जो इस हमारे पास इनफिनाइट शीट है इसका एरिया है कैपिटल ए, एंड द नंबर ऑफ द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस area is q, then then the charge density is denoted by sigma, and we can write it as, let sigma be the surface charge density of the sheet, and so sigma equals to q divided by a, and we named it as equation 1. This is the surface charge density, or in other words charge distributed per unit area of the infinite sheet. तो अब स्टूडेंट्स हम गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर की फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस है और ये जो सिलेंडर है ये इस इनफिनाइट शीट में से पास कर रहा है और इसके दो फ्लैट एंड है। ये है फ्लैट एंड जिसके ऊपर पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है और अब हमें इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। So students, in order to calculate the electric field intensity E vector at the point P close to the sheet, imagine a closed Gaussian surface in the form of a cylinder passing through the sheet, whose one flat face contains the point P as shown in the figure। कि ये हमने सिलेंडर की फॉर्म में गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली है यहाँ पर, और इसके एक फ्लैट एंड के ऊपर पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फिगर में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड मूव कर रहा है। अब आप अगर फिगर को देखें तो हमारे पास ये सिलेंडर है, तो यहाँ पर तीन
एंड्स बन जाते हैं जिनके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट वन इज दिस फ्लैट एंड, द सेकंड वन इज दिस सेकंड फ्लैट एंड, एंड द थर्ड वन इज द कर्व्ड सरफेस। अगर हम इन तीन चीजों की वजह से फ्लक्स फाइंड कर लें तो फिर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करके तो उसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स फाइंड करते हैं। आप देख रहे हो फिगर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में यहां पर ये डायरेक्टेड है। ये आपको क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप इसका एरिया देखें, इस जो कर्व्ड सरफेस है, तो इसका एरिया ये हमारे पास इस डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो यहां पर जो थीटा एंगल बनता है दैट्स 90 डिग्रीज। अब हम फ्लक्स की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो फाई वन इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सॉरी, यहाँ पे ऊपर वेक्टर नहीं आता, तो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अगर हम थीटा की जगह पर यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दे, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो देन cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, सो फाई वन इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में फ्लक्स 0 आ रहा है कर्व्ड सरफेस के लिए। अगर हम यहां पर फ्लैट एंड की बात करें तो ये हमारे पास फ्लैट एंड आ रहा है। तो यहां पर एरिया वेक्टर ये डायरेक्टेड है। एरिया वेक्टर आप पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के इक्वल होता है और जिसकी डायरेक्शन उस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। तो अब हम एक एंड के लिए फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स, अब देखें, फाई टू हम फाइंड कर रहे हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ई ए इंटू कॉस थीटा। ये डेफिनेशन हमने अप्लाई की। तो फिर यहां पर अब जरा गौर करें कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हों तो cos जो थीटा आ रहा है, यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 0 डिग्री, बिकॉज पैरेलल के केस में तो कोई थीटा एंगल है ही नहीं ना, तो वो तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज है, तो हमने यहाँ पे 0 डिग्रीज पुट कर दिया। तो cos 0 इक्वल्स टू 1, that's why we can write phi 2 equals to e into a, and we named it as equation number 3. Now we move towards the next end. तो स्टूडेंट्स, अब देखें, जो नेक्स्ट एंड है इसके लिए हम फ्लक्स फाइंड करेंगे अगर, तो ये हमारे पास है पी प्राइम। तो सेम फ्लक्स आएगा फाई थ्री इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और क्योंकि ये आपके पास आ रहा है एरिया वेक्टर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होता है नेगेटिव की तरफ मूव करता है, तो ये ऑपोजिट एंड है, यहाँ से स्टार्ट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे 0 डिग्रीज। सो cos of 0 degrees equals to 1 and phi 3 equals to e into a into, sorry, phi 3 equals to e into a, and we named it as equation number 4. Now students, हमने तीन फ्लक्स फाइंड किए हैं, phi 1, phi 2 and phi 3, लेकिन हमें तो नेट फ्लक्स चाहिए। अगर हमें नेट फ्लक्स चाहिए या टोटल फ्लक्स, तो उसके लिए हम इन तीनों फ्लक्सेस को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। So the total flux through the closed cylindrical surface is phi e equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. अब हम तीनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से। phi 1 की जगह पे 0, phi 2 की जगह पर e इंटू ए, phi 3 की जगह पर भी e इंटू ए हमने पुट किया, तो phi e equals to 2 e a, which is named as equation number 5. तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है फाई ई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यूज पुट करनी है। क्यू होता है टोटल चार्ज, तो हमने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया है ऑलरेडी, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यूज फाइंड करें तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था कि charge density is defined as charge per unit area. Sorry, surface charge density is defined as charge per unit area, which implies that Q equals to sigma into A, and we are going to put the values of Q here. So
phi E equals to sigma A divided by epsilon naught. This is termed as equation number 6. And now we are going to compare the equation 5 and equation 6. 2EA equals to sigma A divided by epsilon naught. You can clearly see in equation 5 and equation 6 that their left hand sides are equal, so their right hand sides are also be going to equal. So 2EA equals to sigma A divided by epsilon naught. यहाँ पर दोनों साइड्स पे कैपिटल ए आ रहा है, तो अगर हम कैपिटल ए से डिवाइड करें देन वी कैन राइट 2E इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और 2 को अगर हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर दे राइट हैंड साइड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट एज इन द वेक्टर फॉर्म एज E vector equals to sigma divided by 2 epsilon naught into R unit vector, where R unit vector is the vector normal to the sheet directed away from it. So students, that's the second application. Now we move toward the third application of the Gauss's law, and it's the electric intensity between the two oppositely charged parallel plates. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, एज शोन इन द फिगर. कंसिडर टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट प्लेस्ड एट द स्मॉल डिस्टेंस. ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है. दोनों एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई हैं और इनके दरमियान स्मॉल सेपरेशन है, स्मॉल डिस्टेंस है d. अब स्टूडेंट्स हमने इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो अगेन अब स्टार्ट करेंगे गॉसियन सरफेस से और फिर इसी तरह से गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर टोटल चार्ज की वैल्यूज इसमें पुट करके तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट है चार्जेस सारे के सारे उसकी इनर सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और सेम मेथड के ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है चार्जेस सारे के सारे इसकी सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है. The charges are concentrated on the inner surface of the plates. The field lines are going to start from the inner surface of positive plate and end at the inner surface of the negative plate. Students, you can clearly observe कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव के ऊपर एंड हो रही हैं, विच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करते हैं. तो लेट्स सपोज कि ये जो एरिया है यहाँ पर वो एरिया है कैपिटल ए. देन वी कैन राइट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, and this is termed as the equation number 1. Now we are going to draw a Gaussian surface so that we can find the electric field intensity, and in order to draw the Gaussian surface, we assume or imagine a Gaussian surface in the form of a hollow box with its top inside the upper metal plate and its bottom in the space between the two plates as shown in the figure. Students, this is the Gaussian surface. कि इसका जो टॉप है ये अपर जो प्लेट है उसके इनसाइड पे है और जो बॉटम है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ रहा है और ये इसकी साइड्स हैं. तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस ले ली है. तो स्टूडेंट्स गॉसियन सरफेस के बारे में आप सब जानते हैं कि इट इज ऑफ आर्बिट्रेरी शेप. बस वो पॉइंट इसी सरफेस के इनसाइड एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके ऊपर हम फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अब स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 फ्लक्सेस हमने फाइंड करने हैं. ये टॉप सरफेस से एक फ्लक्स, देन वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स फॉर द बॉटम सरफेस, देन फॉर द लेफ्ट सरफेस एंड देन फॉर द राइट. Sorry students, left side and the right side. 4 sided है, top side, bottom side, left side and right hand side. तो इन sides के वजह से हम flux को find करेंगे and then we will find the total flux and use the Gauss's law to find the electric field intensity.
तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू द टॉप ऑफ बॉक्स प्लस द फ्लक्स थ्रू बोथ साइड्स ऑफ द बॉक्स प्लस द फ्लक्स थ्रू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो स्टूडेंट्स अब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। टोटल फ्लक्स will be equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi 4 and it's named as equation number 4, the flux through the top of the box। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इस साइड की लेंथ, ये हमारे पास साइड है। तो अगर आप ये देखें तो यहां पर इन साइड द मेटल प्लेट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। इनसाइड द प्लेट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही मौजूद नहीं है तो देन फ्लक्स की डेफिनेशन तो होती है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो फ्लक्स इन दिस सरफेस विल बी इक्वल्स टू जीरो, and we can write it as phi 1 equals to e vector dot a vector which is equals to e into a into cos theta and it is equals to 0 और सामने हम लिखेंगे since no field inside the metal plate। So now we are going to find the flux phi 2 and it's the flux through the left end of the box। स्टूडेंट यहां पर अगर आप गौर करें तो ये लेफ्ट एंड है। अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड यहां से स्टार्ट होके यहां पे आ रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो ये अगर हम इसका एरिया वेक्टर ड्रा करें इट वुड बी लाइक दिस, कि यहां पर ये आएगा एरिया वेक्टर ये। तो अगर आप गौर करें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनते हैं, तो थीटा होगा 90 डिग्रीज। So we can write phi 2 equals to E vector dot A vector which is equals to EA into cos theta and theta की values है 90 degrees and cos 90 is always equals to 0, so phi 2 equals to 0। Again अब आप राइट साइड देखें, राइट साइड के लिए भी अगर आप गौर करें तो एरिया वेक्टर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर ये बनता है यहाँ पर ऐसे। लेकिन अगर ये हम इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर ये इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनते हैं, सो फ्लक्स थ्रू द राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। अब हम स्टूडेंट फ्लक्स फाइंड करते हैं बॉटम सरफेस से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बॉटम सरफेस हमारे पास ये आ रही है। अगर हम इसका एरिया वेक्टर ड्रा करें तो इसका एरिया वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन एरिया वेक्टर उस सरफेस के ऊपर तो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है। एज यू कैन सी हेयर कि अगर हम इस साइड का एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो ये एरिया वेक्टर इस सरफेस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल आ रहा है, सो द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन राइट phi 3 equals to E vector dot A vector which is equals to E into A into cos theta and theta is equals to 0 degrees, so phi 3 equals to E into A and we are going to find, now we are going to find the flux on the right side which I have earlier told you that it's also equals to 0 and we can write phi 2 equals to E vector dot A vector which is equals to E into A into cos theta, because this is the area vector perpendicular to that side and it's also perpendicular to the electric field, so theta is equals to 90 degree and we can write it as phi 2 equals to 0. Now we are going to put the values in equation number 2. Student, this is phi 4, it's not the phi 2. Okay, now we are going to put the values in equation 2 and phi e equals to 0 plus 0 plus 0 plus e into a and phi e equals to e into a. Student, it was the flux from the top surface, from the top side which is equals to 0, flux from the left side is equals to 0, flux from the right side is equals to 0,
flux from the bottom end or bottom side is equals to E into A, and we are going to put the values in equation 2 where it was the sum of the flux from the top end, flux from the left end, flux from the right end and flux from the bottom end. So student, top, लेफ्ट और राइट इन तीनों साइड्स के लिए फ्लक्स जीरो था, तो यहाँ पे हमने जीरो पुट किया एंड ओनली द फ्लक्स phi E equals to E into A. Now we are going to use the Gauss's law. According to the Gauss's law, flux through the closed surface phi E, so through the closed surface is equals to phi E equals to Q divided by epsilon naught. So from equation 1 we can write Q equals to sigma into A. We are going to put the values of Q here. Phi E equals to sigma A divided by epsilon naught. Now student, you can compare the equation 3 and equation 4. We are going to compare equation 3 and equation 4, and from the comparison it is clear that E into A equals to sigma A divided by epsilon naught. तो अगर दोनों साइड्स पे आप देखें तो कैपिटल ए आ रहा है, सो डिवाइडिंग द बोथ साइड्स बाय कैपिटल ए वी गेट E equals to sigma divided by epsilon naught. In the vector form we can write electric field capital E vector equals to sigma divided by epsilon naught into R unit vector. So student, that's the third application of the Gauss's law, and with it we are going to conclude our lecture. स्टूडेंट्स, ये तीनों एप्लीकेशंस बहुत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इन तीनों एप्लीकेशंस को सही से एक दफ़ा स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, इट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।